तो आज हमारा सेकंड यूनिट का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने मोशन में तीन लॉज दिए हैं, बहुत ही फेमस तीन लॉज हैं ये। दे आर कॉल्ड एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पहला लॉ, व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले हमें समझना है कि व्हाट इज इनर्शिया, क्योंकि इसमें इनर्शिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या एक्चुअली है? देखो, मोशन में अक्सर हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, यानी कोई बॉडी मोशन में है, कोई रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में आ गई। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में कैसे आएगी वो? व्हेन वी विल अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। जब कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी विल कम इन मोशन। हर किसी बॉडी में एक एबिलिटी होती है कि वो खुद ब खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती है। बॉडी कैन नॉट चेंज द स्टेट। स्टेट का मतलब हो गया कि अगर बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, या अपनी डायरेक्शन जो है वो बॉडी खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी अपना स्टेट, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट में ही रहेगी, वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती है खुद ब खुद, जब तक ना हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करें। या अगर कोई बॉडी मोशन में है वो रेस्ट में नहीं आ सकती है तब तक जब तक ना उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं कि बॉडी अपना स्टेट खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती है। या इसको ऐसे भी डिफाइन करेंगे हम, इनर्शिया जो है इट इज द रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू इट। जब किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस करती है, वो अपोजिशन करती है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वो अपोजिशन करेगी। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी वी कॉल्ड एज इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब समझो आप शॉर्ट में ये है कि कोई बॉडी जो है, बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपना स्टेट जो है वो चेंज नहीं कर सकती है। तो दैट प्रॉपर्टी वी कॉल्ड एज इनर्शिया। तो यहाँ डिफाइन किया है, मैंने लिखा है मेरे डेफिनेशन बोर्ड पे इसकी, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, inability of a body to change its state of rest or uniform motion by itself without any external force is called inertia। यानी बॉडी में एक इनएबिलिटी होती है, यानी उसमें ये ताकत नहीं होता है कि वो अपना स्टेट खुद ब खुद चेंज करे विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स। या इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए बॉडी। इट इज द रेजिस्टेंस, यानी जो बॉडी फोर्स को रेजिस्ट करती है या अपोजिशन करती है टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया जो है ये तीन टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स इनर्शिया। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion, and third is inertia of direction, inertia of direction. Inertia is of three types. So first is inertia of rest. So what is inertia of rest? इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक ना हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी खुद ब खुद वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती है, खुद ब खुद वो मोशन में नहीं आ सकती है। उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। अगर हम गाड़ी में बैठे होते हैं, किसी बस में हम बैठे हैं और अचानक बस अभी रेस्ट पे ही है, बैठी है, अभी बस में बैठे हैं हम, अचानक बस निकली तो हमें क्या होता है? हम पीछे की तरफ हमें झटका लगता है, वी मूव बैकवर्ड्स व्हेन बस सडनली मूव्स फॉरवर्ड्स। तो वही इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। एक्चुअली हमारी बॉडी क्या वो रेस्ट में रहना चाहती है, तो अचानक बस निकली तो हमारी बॉडी जो पीछे की तरफ जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या जब हम किसी कारपेट को छड़ी से मारते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स पे होती हैं वो आगे की तरफ निकलते हैं, तो वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है। यानी किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखी हैं इसके बारे में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और 9th में पढ़ा है आपने। मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ इसको यहाँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है, तो उसमें एक्चुअली वो उसको भी हम
लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। तो इनर्शिया की टाइप्स यहाँ पे जरूरी थोड़ा डिस्कस करना है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई बॉडी अपना स्टेट फोर्स के बगैर खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती है। तो सेकंड टाइप इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इट मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आ सकती है जब तक ना हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। तो दैट्स कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो एग्जांपल उसकी ये है कि अगर हम किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है गाड़ी को, तो हम आगे की तरफ हमारा झटका लगता है हमें इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल है ये। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है तीसरा टाइप इसका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन में होगी, वो खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है जब तक ना हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई करें। तो इट मीन्स कि दैट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स। सो दैट्स कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी एक्चुअली वो इनर्शिया को डिफाइन करता है। दैट्स आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। तो इनर्शिया की बात भी कर रहे थे हम। जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया जो होता है इट इज दैट फोर्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ये मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमें, इट हैज ग्रेटर इनर्शिया। और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। तो अब देखेंगे व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी यही है कि अक्सर आपने पढ़ा है 9th में भी, ये सुनते आए हम ये कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स continues to be in a state of rest or uniform motion unless compelled by some external force। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक ना हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, या अगर कोई बॉडी मोशन में है वो तब तक मोशन में ही रहेगी जब तक ना हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, उसका स्टेट हम चेंज करें। तो अक्सर ये एग्जाम्पल एक किताब में लिखी होती है कि टेबल, हमारे पास एक टेबल है, टेबल पे एक किताब होती है। अगर ये कोई बुक है टेबल पे, ये बुक तब तक इस टेबल पे रहेगी जब तक ना इसको हम हिलाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक इसका स्टेट चेंज करेगा तब तक ये बुक रेस्ट पे ही रहेगी। और जब हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो तब इसका स्टेट चेंज होगा। अब देखेंगे इस बुक पे इस वक्त कितने फोर्स अप्लाई होते हैं। इसका एक फोर्स है वेट mg, W इज इक्वल टू mg, इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड नॉर्मल रिएक्शन of the table that is acting upwards, वो ऊपर की तरफ है। Now these two forces they are equal and opposite, so they cancel each other। ये फोर्स और ये फोर्स जो बुक पे अप्लाई होते हैं ये बराबर होते हैं और ये कैंसिल होते हैं। तो हम कहें कि कोई नेट फोर्स पे होता है वो F net that is equal to 0। तो इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्सेस 0 होंगे, यानी उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन नेट जो उनका इफेक्ट होगा वो 0 होगा, तो वो बॉडी तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। तो बॉडी कब स्टेट चेंज करेगी? व्हेन देयर इज सम नेट फोर्स, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉडी यहाँ पे है, इसको यहाँ से हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन फोर्स, और यहाँ से भी एक आदमी इसको फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स दैट इज इक्वल 10 - 5 and that is 5 न्यूटन। सो इसमें नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अप्लाई होता है। तो ये बॉडी कहाँ जाएगी? तो इस डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि व्हेन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट। If there is some net force, then the body can change its state of rest or uniform motion। ये रेस्ट की बात है। अब हम देखेंगे अगर कोई बॉडी, देखेंगे कोई बॉडी मोशन में है, कोई एक गाड़ी हमारे पास है, ये मोशन में है लेकिन इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी भी तब तक रेस्ट में नहीं आएगी जब तक हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यही स्टेटमेंट जो लिखा हमने ऊपर, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट पे ही रहेगी तब तक जब तक ना हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, या अगर कोई बॉडी मोशन में है वो तब तक मोशन में ही रहेगी जब तक ना हम उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उसका स्टेट हम
चेंज करे। तो ये तो है स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो हम 9th से ही पढ़ते आए हैं। अब जो 11th क्लास में जो इसका थोड़ा हम एक्सटेंड भी करेंगे, थोड़ा एडवांस जाएंगे हम इसमें, एक और स्टेटमेंट लिखूंगा मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। वो मीनिंग सेम ही है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट डिफरेंट है, वो बताऊंगा आपको। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, अगर किसी बॉडी पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होता है, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। क्योंकि जब फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। बताया मैंने कि हमारे पास एक बॉडी फॉर एग्जाम्पल है, कोई रेस्ट पे है कोई बॉडी, इस पे दो फोर्स एक्ट होते हैं, एक है W इज इक्वल टू mg, इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शन m जो है जो एक्टिंग अपवर्ड्स है। अब ये दो फोर्स बराबर हैं, आपस में बैलेंस करते हैं दूसरे को, सो बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो F नेट है, नेट फोर्स वहां पे जीरो है, F नेट इज इक्वल टू जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज जीरो, तो बॉडी हैज जीरो एक्सेलरेशन। लिखेंगे इफ F net is equal to zero, that time means A is equal to zero, acceleration zero। जब फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। अब ये रेस्ट की बात है। नाउ इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इस पे भी कोई फोर्स उस वक्त नेट फोर्स जो इसका है वो जीरो है, मैंने वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट मींस इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो, इस पे भी एक्सेलरेशन जीरो होगी। चाहे बॉडी रेस्ट पे होगी, नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो उस वक्त भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। उस पर नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अब देखो इसके एक और एग्जांपल है, अगर हम किसी बॉल को, हम फुटबॉल खेलते हैं, अगर हम किसी बॉल को किक मारेंगे जमीन पे, वो आगे चल के रुकती है कहीं पे, वो क्यों रुकती है? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द अर्थ, जमीन की फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉडी रुकती है। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करेंगे, यानी हम कोई किसी भी तरीके से वो दो फोर्स हम खत्म करेंगे, इफ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देन द बॉडी विल कंटिन्यू, देन द बॉल विल कंटिन्यू मूव, ये चलेगी कंटिन्यू, ये कभी नहीं रुकेगी। उसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स को रोकता है, वो फोर्स कौन रोकता है उसको? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स और द एयर रेजिस्टेंस, यानी वो उसकी मोशन, उसकी स्टेट को चेंज करते हैं। अगर वो दो हम किसी भी तरीके से खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो देन द बॉल विल कंटिन्यू मूव, इट विल नेवर स्टॉप। तो यही है एक्चुअली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, whether in a state of rest or in for motion, will be in this, cannot change the state unless compelled by some external force। जब तक ना हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती है। तो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इसका जो अच्छा स्टेटमेंट है वो यही है। वैसे बेहतर तो ये लिखना है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, द बॉडी विल नॉट move if it is rest, and if it is in motion it cannot stop itself without any external force। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी मोशन कितनी है, कितनी मोशन है उसमें, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। उसको हम कहते हैं कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज द quantity of motion contained in a body, कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें कितनी मोशन है, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अगर कोई बॉडी जरा फास्ट मूव कर रही है तो हम कहते हैं इसका मोमेंटम ज्यादा है। कोई बॉडी स्लोली मूव कर रही है, हम कहेंगे कि इसका मोमेंटम कम है। जो मोमेंटम है, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास
एंड वेलोसिटी, यानी मोमेंटम जो होता है इट इज मास into velocity, product of mass into velocity, that is called as momentum. It is given by the product of mass and velocity. किसी बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, we get the momentum of that body mathematically. So it is momentum divided by p. So p is equal to m into v. P is equal to m into v, where p is the momentum, m is the mass and v is the velocity. Momentum जो है वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट है. एसआई यूनिट इज मास का केजी है यूनिट, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड. सो इट्स केजी मीटर पर सेकंड, दिस एसआई यूनिट. अब देखते हैं यहां ये जो मोमेंटम पी है it depends upon two factors. And first हम लिखेंगे जो momentum P है is proportional to mass, and momentum is directly proportional to mass. Greater the mass of the body, greater it has the momentum. Smaller the mass and smaller it has the momentum. And अगर हमारे पास दो bodies है, for example if we have two bodies of mass, body A and body B, और यहाँ पे जो mass of A है it is greater than मास ऑफ बी, दोनों मोशन में है. इसका मास ज्यादा है इससे, बॉडी ए का मास ज्यादा है बॉडी बी से. अब यहां पे जो बॉडी ए है इसका मास ज्यादा है, सो इसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. सो ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉडी ए. अगर इनकी वेलोसिटी सेम है, इफ दे आर मूविंग सेम वेलोसिटी वी, दोनों वेलोसिटी वी से चल रही है, बट मास ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी बी, इट मीन्स ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉडी ए. बॉडी ए को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा. वो बॉडी ए रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप बिकॉज ऑफ इट इज मास, क्योंकि जो मोमेंटम है वो मास पे डिपेंड करता है. सेकंड टर्म जो इसमें है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वेलोसिटी. मोमेंटम जो है ये वेलोसिटी वी पे भी डिपेंड कर रहा है. जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका मोमेंटम भी कम होगा. ये तो सेम टू बॉडीज, अगर ये दो बॉडीज हमारे पास हैं और इनका मास सेम है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, एंड लेट दिस बॉडी बी मूविंग विथ वेलोसिटी v1, दिस इज मूविंग वेलोसिटी v2, बट v1 इज ग्रेटर देन v2 एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी. इसकी वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन इसका मास सेम है, तो उस वक्त क्या होगा, ए को बॉडी ए विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप. इसको ज्यादा फोर्स लगेगा रोकने के लिए हमें, क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा होगा. या अगर बॉडी बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी बॉडी ए से, तो बी को ज्यादा फोर्स लगेगा हमें रोकने में, बिकॉज बी हैज ग्रेटर वेलोसिटी, सो इट हैज ग्रेटर मोमेंटम. तो आज जब मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन द सेकंड लॉ. तो विश यू गुड लक, तब तक के लिए थैंक्स.